राधे कृष्ण दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जोन में। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे जगदीश चंद्र जी का उपन्यास धरती धरना अपना। ये इस उपन्यास का दूसरा पार्ट है। पहला पार्ट हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं, तो चलिए इसको पढ़ते हैं। चाची के जाने के बाद काली कुछ समय तक खाट पर लेटा रहा। 6 वर्ष के बिछो ने उसके मन में गांव और गांव वालों के प्रति अजनबीपन सा पैदा कर दिया था। ये सोचकर उसे डर लगता था कि थोड़ी ही देर में मोहल्ले की स्त्रियां, बच्चे और मर्द उसके घर जमा हो जाएंगे और उसे तरह तरह के प्रश्न पूछेंगे। काली प्रसन्न होने की बजाय बहुत बेचैन था और चाहता था कि यह घड़ी किसी तरह टल जाए तो अच्छा है। वह खाट पर लेटा करवटें बदल रहा था। रात भर जागते रहने के बावजूद नींद उससे कोसों दूर थी। जब लेटे लेटे उसका मन ऊब गया और बेचैनी ज्यादा बढ़ने लगी तो वह उठकर अपने कोठे की छत पर आ गया। बोधी सीढ़ी के आखिरी डंडे पर खड़ा वह सामने देखने लगा। चमादड़ी के कोठों से परे दूर तक खुले खेत फैले हुए थे। बाईं ओर चौ की चमकती हुई रेत थी। चौ के दोनों ओर बांध बना दिए गए थे। इन्हें देख काली को हैरानी भी हुई और खुशी भी। चमादड़ी के पास ही चौ के परले किनारे पर बड़े बड़े पेड़ों से घिरा हुआ तकिया चौपाल था। दाईं ओर मंदिर और महाजनों के मकान और चौबारे थे। उनसे परे स्कूल और नंबरदारों के मकान और हवेलियां थी। पश्चिम में गप्पियों, भोदियों, मिट्ठों और चुनौतियों के मोहल्ले थे। काली ने सीढ़ी के पास ही छत पर खड़े होकर चमादड़ी के कोठों पर नजर दौड़ाई। मटमैले रंग के कच्चे और छोटे छोटे कोठे चौ के दाएं किनारे तक फैले हुए थे। मोहल्ले के अंदर एक चौगान था जिसके बीचों बीच एक बेरी थी। चमादड़ी में एक ही लंबी और तंग गली थी जो सारे मोहल्ले में कहीं सीधी और कहीं बल खाकर घूम जाती थी। उसमें से केवल एक छोटी सी गली निकलती थी जो बाबे फत्तू, ताए बसंते इत्यादि के घरों के सामने होकर चौ में जा निकलती थी। मोहल्ले के बाहर गोबर और कूड़े के ढेर थे और एक दो छोटे छोटे छप्पड़ भी, जिनका पानी मई की धूप से खुश्क हो जाता था। वह चमादड़ी के कोठों को देखने लगा। पूरे मोहल्ले में एक भी ऐसा कोठा नहीं था जिसमें पक्की ईंट लगी हो। पिछली बरसात के बाद इनकी अभी पोताई नहीं की गई थी, इसीलिए वे कमज़ोर और उनकी दीवारें खुरदरी नजर आ रही थी। लगभग प्रत्येक घर से ओपालों का कड़वा धुआं अलसाया सा ऊपर उठ रहा था। मोहल्ले में सुबह के समय भी खामोशी छाई हुई थी, जिसे किसी मर्द की गाली, किसी औरत की चीखती हुई आवाज़ या किसी बच्चे की आह पुकार तोड़ देती थी। काली को गाली में चाची बधाइयाँ की आवाज़ सुनाई गली में सॉरी काली को गली में चाची बधाइयाँ की आवाज़ सुनाई देने लगी तो वह नीचे उतर आया। यह सोचकर उसका दिल कांपने लगा कि अगले ही क्षण मोहल्ले की स्त्रियां और बच्चे धावा बोलकर उसके कोठे में घुस आएंगे। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि लोगों के आने पर वह उनसे कैसे और क्या बात करे। गली में चाची बधाइयाँ की आवाज़ें प्रतिक्षण निकट आ रही थी और काली की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। काली के पास सबसे पहले उसके पड़ोसी निक्कू की पत्नी प्रीतो आई। वह गली में से ही पुकारने लगी, बे काली, बे तू आ गया। जब वह अंदर आ गई तो काली उसके पांव की ओर झुकता हुआ बोला, चाची माथा टेकता हूँ। जुग जुग जियो, कह प्रीतो ने अपना हाथ काली के सिर की ओर उठा दिया। यह देख काली ने गर्दन झुका दी। काली सीधा खड़ा हो गया तो प्रीतो ने उसे भरपूर नज़रों से देखा। काली ने भी उस पर ध्यान से निगाह डाली। प्रीतो का शरीर ढल चुका था, लेकिन रख रखाव में कोई अंतर नहीं आया था। उसने मसूड़ों पर रंगदार दातुन किया हुआ था और वे यूं दिखाई दे रहे थे जैसे वे रबड़ के बने हुए हों। नाक में कोके और ठोड़ी पर कृत्रिम तिल का रंग फीका पड़ गया था। काली ने निगाहें दूसरी ओर फेरते हुए पूछा, चाची ठीक ठाक हो ना? चाचा ठीक है?
लच्छो, अमरू और नाथी ठीक है? काली ये सब पूछ ही रहा था कि एक एक साथ ही 7 बच्चे अंदर घुस घुस गए। उसने उनमें से 3 बच्चों लच्छो, अमरू और नाथी को तो पहचान लिया, लेकिन बाकी उसके लिए अजनबी थे। वे आगे बढ़कर अमरू को बाजुओं में उठाता हुआ बोला, सुना अमरू, तू तो वैसा का वैसा घिसा हुआ छटांकी पहलवान ही है। फिर उसने लच्छो की ओर देखते हुए कहा, लच्छो क्या हाल है, तू तो बहुत बड़ी हो गई है। लच्छो ने मुस्कुराते और शर्माते हुए मुंह दूसरी ओर फेर लिया। चाचा तो काम पर गया होगा। काली ने प्रीतो की ओर देखते हुए पूछा, काम पर वह कहाँ जाता है, वह तो चौधरी है, चौधरी पंचायत में बैठता है। तकिए से उठा तो शाह की दुकान पर जा बैठा, वहाँ से उठा तो किसी और के थड़े पर धरना दे दिया। प्रीतो ने नफरत से कहा, क्या उसने अफीम छोड़ दी है? कहाँ, अब तो वह पोस्त भी पीने लगा है। वह साल भर डेरे वाले महंत के पास रहा, वहाँ से पोस्त पीना सीख आया। प्रीतो ने उत्तर दिया। काली ने छोटे छोटे बच्चों पर निगाह डाली, प्रीतो की ओर देखा और वह हंसती हुई बोली, ये सारी फौज मेरी ही है। घर से बाहर निकलती हूँ तो मोए लश्कर बनाकर मेरे पीछे पीछे आ जाते हैं। इतनी देर में जीतू और उसकी माँ निहाली आ गए। काली निहाली के पाँव की और झुकता हुआ बोला, ताई मत्था टेकता हूँ। फिर उसने जीतू को अपनी बाजुओं में लेकर जोर से भींच लिया और कुछ क्षणों के पश्चात उसे छोड़ता हुआ बोला, सुना जीतू, ठीक हो ना? हाँ, तू अपनी सुना, तू कहाँ रहा इतने दिन? हम तो तेरे इंतज़ार में औसियाँ डाल डाल कर हार गए। जीतू ने काली के तगड़े सुडौल और घटे हुए शरीर को निहारते हुए कहा। जीतू के सख्त और प्रौढ़ शरीर को देख काली को महसूस हुआ कि बालपन के बाद जीतू पर यौवन और बुढ़ापा एक साथ ही शुरू हो गए हैं। प्रीतो काली की ओर प्रशंसा भरी नज़रों से देखते हुए जीतू से बोली, जीतू तू भी शहर को चला जा, काली की तरह मोटा ताज़ा होकर वापस आ जाना। खुराक हो तो गांव में भी शरीर बन जाता है, रूखी रोटी खाकर तो शरीर बनेगा नहीं ताई, निहाली ने कहा। अच्छा काली, मैं घास ले आऊं? दोपहर को आराम से बैठ गप लड़ाएंगे, जीतू ने काली के कंधे थपथपाते हुए कहा और बाहर निकल गया। काली के घर में स्त्रियों और बच्चों की भीड़ प्रतिक्षण बढ़ रही थी। वह हर औरत के पांव की ओर झुककर माथा टेकता और बच्चों को बाहों में उठाकर प्यार करता। जब बंतु की पत्नी प्रसन्नी आई तो काली उसे पहचान ना सका। वह उसके पांव की ओर झुका तो प्रीतो उसे डांटती हुई बोली, फुट, तू यह क्या कर रहा है? यह प्रसन्नी है, बंतु की घरवाली, तू इसका जेठ लगता है, उल्टा ये तेरे को मत्था करेगी। यह सुन काली लज्जित सा हो गया और प्रसन्नी ने दबी दबी हंसी के साथ छोटा सा घूंघट निकाल लिया। काली औरतों के मैले कुचेले, फटे पुराने और नाक सुड़सुड़ाने नंग धड़ंग बच्चों को देखता हुआ सोचने लगा कि वह किस दुनिया में आ गया है। कई औरतों और बच्चों की पलकें गुलाबी थीं और उन पर एक भी बाल नहीं था और उनसे निरंतर पानी बह रहा था। उनके शरीरों पर कपड़ों से पसीने की ऐसी दुर्गंध आ रही थी जिससे काली अपना परिचय खो चुका था। बच्चे चकित होकर काली को देख रहे थे। जब वह किसी को पुचकारता तो वह शर्माकर अपनी माँ की टांगों से लिपट जाता। कोई बुजुर्ग औरत उसे प्यार से कहती, जा बेटा, ये तेरा ताया है। काली ने यह शब्द इतनी बार सुने कि उसे विश्वास सा होने लगा कि इस मोहल्ले में उसके सिवा सबका ब्याह हो चुका है। चाची प्रतापी शक्कर बांटकर वापस घर पहुंची तो एक बार फिर चाची बधाइयाँ, प्रतापिये बधाइयाँ की आवाज़ें एक साथ गूंज गईं। सब औरतों ने अपने अपने दुपट्टे के पल्लू से मुट्ठी भर अनाज खोला और काली के सिर से वार कर उसकी बलाएं ली। उसके तगड़े और जवान शरीर को देखकर कई औरतों को अपनी कुंवारी युवा
भतीजी, भांजी, बहन या मायके की किसी जवान लड़की की याद आने लगी और उनका जी चाहा कि उसका रिश्ता काली के साथ निश्चित हो जाए। सब औरतों ने चोरी छिपे खाट के नीचे पड़े काली के ट्रंक को देख लिया था और वे उसमें पड़ी वस्तुओं के बारे में अपने अपने अनुमान लगा रही थी। हर एक उसके उसी हिसाब से काली को यह जताने की कोशिश कर रही थी कि उसकी अनुपस्थिति में उसने चाची की बहुत देख रेख की है। ताई निहाली ने काली का माथा चूमते हुए कहा कि जीतू और काली आयु में बराबर और भाई हैं। यह सुन प्रीतो भी सबको संबोधित करती हुई बोली, काली तू तड़के ही पहुंच गया था ना? हाँ चाची। तुम्हारी आवाज़ सुनकर मैं सोच में पड़ गई थी कि भाभी के साथ कौन बातें कर रहा है। जब मैंने तेरे चाचे की खाट की ओर झाँका तो वे खाली थी। मैंने समझ लिया कि भाभी का हालचाल और कामकाज पूछने गया होगा। रोज़ सवेरे उठते ही नियम से पहले भाभी के पास जाता था। बुजुर्ग स्त्रियां काली के ट्रंक के बारे में खुसर फुसर कर रही थी और पंतु की पत्नी प्रसन्नी, नंद सिंह की बेटी पाशो और प्रीतो की बेटी लच्छो बाकी औरतों से अलग अलग एक कोने में खड़ी थी। उन्होंने आपस में कोई बात की और खिलखिलाकर हंस पड़ी। पहले तो किसी ने उनकी ओर ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब वह हंसी के मारे लोटपोट होने लगी तो प्रीतो नाक सिकोड़ते हुए बोली, नी तुम्हें क्या हो गया है? क्यों हिड़ हिड़ कर रही हो? जब वे तीनों हंसी से दोहरी होने लगी तो सबका ध्यान उनकी ओर चला गया और एक साथ कई आवाज़ें आई, क्या हो गया है तुम्हें? प्रसिन्नी 2 बच्चों की माँ बन गई है और तीसरा पेट में लिए घूम रही है, लेकिन इसकी छोकर खेल खत्म नहीं हुई। प्रसन्नी पर इस कटाक्ष का कोई असर नहीं हुआ। हंसते हंसते उसका चेहरा ऐसा लाल हो गया जैसे उसमें से खून फूट पड़ा। प्रीतो उसके कंधों पर झकझोरती हुई बोली, नी अकेली ही हंस रही है, हमें भी कुछ बता। जब प्रसिनी ने कुछ नहीं बताया तो प्रीतो ने अपनी बेटी को झिड़कते हुए उससे पूछा। लच्छो का चेहरा शर्म से लाल हो गया और वह अपने आप को सिकोड़ती और समेटती प्रसिन्नी की ओर संकेत करती हुई बोली, ये कहती है कि काली को जल्दी से जल्दी ब्याह कर लेना चाहिए। ये कहकर लच्छो चुप हो गई, परंतु प्रीतो समझ गई कि प्रसिन्नी ने आगे क्या कहा होगा। उसे क्रोध तो बहुत आया, लेकिन वह हंसती हुई ऊंची आवाज़ में बोली, ठीक तो है, काली अब ब्याह नहीं करेगा, क्या बुढ़ा होकर करेगा? इसके साथियों के तो 3-3 बच्चे हैं। बाहर ना जाता तो अब तक शायद इसके 4 बच्चे होते। दूसरी औरत ने कहा, मेरे जीतू और काली के तो लगन ही ढीले हैं। ताई निहाली उदास स्वर में बोली, काली एक बार कहे तो सही, शाम तक इसकी शादी करा दूं। प्रीतो मटक कर बोली, फिर सबको इशारा करती हुई घोड़ियाँ लगाने लगी। उसके साथ बाकी औरतें भी मिल गईं। प्रसिनी ने अपने घर से लाल रंग का दुपट्टा लाकर चाची के सिर पर रख दिया। उन्होंने चाची को घसीटकर बीच में बैठा लिया और वे सब इस तरह जोश से गाने लगी जैसे सचमुच काली का ब्याह रचा हो। प्रीतो ने चाची का पानी का घड़ा खाली कर दिया और ठिठरी से थाप देने लगी। ताई निहाली सबको बोल उठाने का संकेत करती हुई गाने लगी, जिस दिहाड़े मेरा काली नहीं जम्मया, सोई दिहाड़ा भांगा भरया। जिस दिन मेरे काली ने जन्म लिया वह दिन हमारे लिए बहुत शुभ था। सब स्त्रियां घड़े के गिर्द बैठ गई और झूम झूम कर गीत गाने लगी। साढ़े न में साजन घर आए, सलोनी दे नैन भरे, सानू की वस्तु लयाए, सलोनी दे नैन भरे, सानू गरी ते छुआरा लयाए, सलोनी दे नैन भरे, सानू कुड़मे दी जोरू लियाए, सलोनी दे नैन भरे। काली गीत सुनकर कभी हंसने लगता और कभी झेप कर मुंह छिपा लेता। उसका अजीब अजनबीपन दूर हो गया था। वह इस तरह प्रसन्न था जैसे बच्चा अपनी माँ की गोद में बैठा लोरियाँ सुन सुनकर चहक रहा हो। तो इसी के साथ इस उपन्यास का पार्ट 2 यहीं पर ख़त्म होता है। अब इसके आगे की जो कहानी है वो हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।